कि अब आने वाले समय में जो बैठक होती है तो उसमें क्या कुछ यहाँ खास रहने वाला है। तीसरी खबर के साथ साथ अगर हम चौथी खबर की यहाँ बात करें तो चौथी खबर पर आपको याद होगा कि कठुआ जिले के अंदर से एक महिला डॉक्टर की खबर आपको दिखाई गई थी कि किस तरह से वो गर्भवती होने के बावजूद भी कोरोना वॉरियर्स के तौर पर लड़ती हुई नजर आ रही थी, अपनी सेवाएं देती हुई नजर आ रही थी। लेकिन आज एलजी प्रशासन की तरफ से ट्वीट किया गया है, उन्हें सराहा गया है। इस पर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ बिजली विभाग की तरफ से भी आज रेड यहां पर मारी गई है, यानी कि छापेमारी करने की कोशिश की गई। लगातार बिजली विभाग जो है वो सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा है। और पांचवी खबर पर बात होगी कि रामबन के अंदर आखिर इंटरनेट कनेक्टिविटी क्यों नहीं है, युवाओं को परेशानियां क्यों यहां पर झेलनी पड़ रही हैं, इसको लेकर बातचीत होगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर से ही। श्रीनगर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर डीसी और एसएसपी ने मार्केट का औचक निरीक्षण किया है। डीसी और एसएसपी श्रीनगर ने यहां पर श्रीनगर मार्केट का दौरा किया और पाबंदियों में छूट का लिहाज रखने की भी सलाह दी गई और लोगों से एसओपीज का पालन करने की अपील की गई। और श्रीनगर में अभी भी यहां पर देखिए कि करीब 2600 लोग यहां कोरोना संक्रमित हैं, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लगातार पुलिस प्रशासन भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। और किस तरह से श्रीनगर के अंदर प्रशासन एकजुट होकर काम कर रहा है ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी भी श्रीनगर जिले के अंदर 2600 मामले संक्रमित देखे गए हैं, जिसकी वजह से आज मार्केट का दौरा किया गया। डीसी पहुंचे हुए थे, एसएसपी वहां पर पहुंचे हुए थे और मुकम्मल तरीके से लोगों को समझाया गया कि मास्क पहनना कितना जरूरी है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है, 2 गज की दूरी रखना कितना जरूरी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए भी हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाना बहुत जरूरी है। तस्वीरें आपके सामने, आप साफ देखिए किस तरह से एसएसपी श्रीनगर ने भी आज मार्केट का दौरा किया है। संदीप चौधरी वहां पर पहुंचे हुए थे, उनके साथ ही डीसी वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि एजाज असद ने भी आज निरीक्षण वहां पर किया है, लोगों को समझाने की कोशिश की है। अमजद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमजद, जिस तरह से आज डीसी और एसएसपी की तरफ से जिला श्रीनगर के अंदर औचक के लोगों को समझाने की कोशिश, इसमें कितना सहयोग देती हुई नजर आएगी आने वाले समय में? यानी कोरोना के है श्रीनगर के अंदर, तो उसका पूरा पालन जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। और साइंस अगर हम श्रीनगर जिले की बात करें तो यहाँ पर भी हो रहा है। जिला प्रशासन पुलिस हर रोज यहाँ पर बाहर आती है। छोटे अफसर जो होते हैं वो तो ऑलमोस्ट हर रोज फील कराते हैं, लेकिन जो बड़े ऑफिसर्स हैं, जैसे कि आपने जिला अध्यक्ष की बात की, पुलिस अध्यक्ष जो यहाँ के हैं डिस्ट्रिक्ट के जिले के हमारे श्रीनगर, वो भी बाहर आए और दोनों ने मिलकर मुआयना दिया है जम्मू कश्मीर के समर कैपिटल का। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर अनलॉक होता है, कश्मीर का हेडक्वार्टर कहा जाता है श्रीनगर को, और हर कोने से यहाँ पर लोग आते हैं, दुकानें खुलती हैं और जो एसओपीज है उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वायलेशन की बातें जरूर सामने आती है। लेकिन उसको देखने के लिए यहाँ पर जिला प्रशासन यहाँ पर बाहर आया, अध्यक्ष बाहर आया और खुद देखा कि कहीं पर किसी तरह की वायलेशन तो नहीं हो रही। कुछ लोग थे जो बिना मास्क के मौजूद थे, तो श्रीनगर और डीसी श्रीनगर ने मिलकर उन्हें मास्क दिए और समझाया कि मास्क का उपयोग कितना जरूरी है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें, कुछ ऐसे सवालों की भी जवाब दिए, जैसे डेली जो रोड साइड लगाए जाते हैं उन पर सवाल किया हमने, उनसे पूछा कि उनका कोई शेड्यूल आपने बनाया है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि फिलहाल हम लोग चाह रहे हैं कि जो लोग हैं उनका जो बाहर आना है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखा जाए। जैसे कि हमारे रोड साइड वेंडर्स खुल जाएंगे तो कंट्रोल हमारे हाथ से शायद बाहर जा सकता है, इसलिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अमजद, अगर यहाँ पर रोड साइड वेंडर्स को नहीं खोला गया है तो उनके लिए दूसरा रास्ता क्या निकाला गया है प्रशासन की तरफ से, ये जानना भी बहुत जरूरी था। इसको लेकर कोई बातचीत हुई? देखिए आशीष, यही पूछा था हमने उनसे और इसी बारे में उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा कि आने वाले समय में अगर हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें गिरावट आती है तो वो कहे कि हमारे पास हम कहें तो सुविधाएं हैं, साधन है जिसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, जिसको लेकर हम लोग आगे आ सकते हैं। जिसके बाद हमारे जो श्रीनगर के अंदर की जिस तरह की स्थिति अभी है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के बाद। लेकिन अमजद, चिंताजनक स्थिति अभी भी जिला श्रीनगर के अंदर है, क्योंकि 2600 संक्रमित मामले अभी भी जिला श्रीनगर के अंदर मौजूद हैं, तो इस तरह से संजीदगी बरतना बहुत जरूरी था। जी, ये बताया गया है कि अनलॉक का मकसद ये नहीं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कोरोना जो है वो खत्म हो चुका है। ये हमारे जो प्रशासन है वो लगातार कैसी नजर आ रही है, पुलिस लगातार लोगों को कैसे नजर आ रही है कि कोरोना अभी है। अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो चुका है और आप बाहर आ सकते हैं बिना किसी खौफ डरे। आप अगर बाहर आए तो आपको ये सोचना है कि हम क्यों बाहर आ रहे हैं, कितना जरूरी काम है जिससे हम बाहर जा रहे हैं। अनलॉक का फायदा सिर्फ इसलिए उठाए ताकि आपकी जो एसेंशियल जरूरियत की चीजें हैं उन्हें पूरा करने के लिए आप बाहर आए, जरूरी काम बाहर करने के लिए। उससे आप उसके बगैर बाहर आना अभी अनिवार्य नहीं है, लेकिन थोड़े आने वाले समय में अगर जिस तरह से हमारी अभी की जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें गिरावट है, अगर वो और पॉजिटिविटी हमें दिखाती है, यानी आने वाले समय में जिस तरह से अभी 4.5
उसके 5 के आसपास की हमारी पॉजिटिविटी रेट है। अगर आने वाले समय में उसको और गिरावट देखने को मिलती है तो रियायत मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए अमजद, बातचीत के लिए। आपने देखा कि अमजद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से हालात अब यहाँ पर सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पॉजिटिविटी रेट अगर नीचे गिरता है तो जाहिर तरीके से लोगों को आने वाले समय में राहत जरूर मिल सकती है। लेकिन आप साफ तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि डीसी असद भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, एसएसपी संदीप चौधरी पहुंचे हुए हैं। लगातार लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। मास्क उन्हें पहनाने की बात कही जा रही है कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है, एसओपीज का पालन आप लोग करते रहिए। और इसी तरह से अगर आम जनता सहयोग देती है तो जाहिर तरीके से आने वाले समय में मार्केट को और भी खोला जा सकता है। आगे बढ़ जाएंगे, लद्दाख आपको लिए चलते हैं, क्योंकि आज लद्दाख से भी बड़ी और जो खबर जो है वो राहत देने वाली है। आपको बताते चले कि अच्छी खबर देखने को मिली है लद्दाख के अंदर से, और लद्दाख के युवाओं के लिए आज राहत भरी खबर है, क्योंकि सिर्फ लद्दाखियों के लिए ही यहां पर सरकारी नौकरियों का रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। नई भर्ती नियमों के तहत 25 पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने का काम शुरू हो गया है। और नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों के प्रोबेशन का समय 2 साल यहां पर होगा। ये अच्छी और राहत भरी खबर यहां पर लद्दाख के अंदर से देखने को मिली है, क्योंकि अब युवाओं को सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के अंदर ही नौकरियां मिलेंगी, लद्दाख के युवाओं को ही ये नौकरियां मिलेंगी। और जाहिर तरीके से जिस तरह पहले भी यहां केंद्र शासित प्रदेश जो है वो जम्मू कश्मीर को बनाया गया है, तो मुकम्मल तरीके से उसी तर्ज पर लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन अब जिस तरह से लद्दाख के लोगों की ये मांग रही है, पुरानी मांग रही है कि नौकरियों को बहाल किया जाए और साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज को वहां पर लगाया जाए, और अस्पतालों को लेकर भी कई तरह से ऐसी मांगे जो है वो लद्दाख के लोगों ने सामने रखी हैं। लेकिन आप देखिए कि लद्दाख के युवाओं के लिए किस तरह से राहत भरी खबर देखने को मिली है। सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के लोगों को ही यहां पर नौकरियों का लाभ मिलेगा। और नई भर्ती नियमों की अगर बात की जाए तो इसी के तहत 25 पदों पर नियुक्तियां शुरू कर दी गई हैं। इसकी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। विभिन्न विभागों में जो खाली पद पड़े हुए हैं उन्हें भरने के लिए मुकम्मल तरीके से काम अब किया जाना शुरू कर दिया गया है। तो जाहिर तरीके से देखना यह होगा कि आम लोगों को इसकी कितनी राहत मिलती है और युवाओं की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है। क्योंकि अगर एक तरफ अच्छे से खबर जो है वो देखने को मिली है, लेकिन इसका कितना लाभ आम जनता, आम युवाओं तक पहुंच पाएगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि 25 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और अगर ये 25 पद अच्छे से भरे जाते हैं तो जाहिर तरीके से उसके बाद और भी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज जो है वो लद्दाख के अंदर लाई जा सकती है। एक खबर जो है वो राहत भरी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लद्दाख के युवाओं के लिए ये अहम खबर है। और युवा जिस तरह से पहले ही मांग रख रहे थे कि लगातार रोजगार को मद्देनजर रखते हुए काम होना चाहिए, तो आप देखिए कि लद्दाख यूटी के अंदर अब युवाओं को मद्देनजर रखते हुए रोजगार की पॉलिसीज लाने की कोशिश की जा रही है। और लगातार ये भी देखना और विचार करना बहुत जरूरी है कि एलजी माथुर की तरफ से किस तरह से बड़े बड़े ऐलान लद्दाख के अंदर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कितना लाभ यहां आम जनता को मिलेगा, जमीनी सतह तक पहुंचेगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आज राहत भरी खबर जो है वो लद्दाख से देखने को मिली है। और आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है कि जब से यहां पर यूटी लद्दाख को बनाया गया है, ये लोगों की पुरानी मांग रही है कि आखिर किस तरह से काम यहां पर आने वाले समय में होगा, ये देखने वाली बात थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि लाभ कितना मिलेगा, ये सोच विचार करने की जरूरत है। हुसैन खालू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालू, जिस तरह से नई प्रक्रिया यहां पर शुरू कर दी गई है, युवाओं के लिए राहत भरी खबर है, क्या लगता है किस तरह से पॉलिसीज को यहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, युवाओं को कितना लाभ मिल पाएगा? बिल्कुल, जिस तरह अगर हम रिक्वायरमेंट रूल, रिक्वायरमेंट पॉलिसी की अगर हम बात करें, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो रिसेंटली जो रिक्वायरमेंट पॉलिसी जो इशू की गई थी, इसमें काफी अभी टिप्पणियां, काफी डिस्कशंस, काफी डायलॉग्स वगैरह आगे उसके ऊपर चल रहे। अपोजिशन लीडर्स इसके ऊपर काफी टिप्पणियां कर रहे हैं, क्योंकि साफ साफ यही कहना है कि इस रिक्रूटमेंट रूल में जो पहले अर्थवाइज जो डिस्ट्रिक्ट था जम्मू कश्मीर के साथ जब लद्दाख हुआ करता था, तब का उसी का पूरा कॉपी पेस्ट है। और इस पॉलिसी में, इस रिक्वायरमेंट पॉलिसी में कोई नया चीज इन्हें देखने को नहीं मिला। और यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि इज इट ओनली फॉर रेजिडेंट ऑफ लद्दाख, या जिसका स्टेट सब्जेक्ट हो या आधार हो। अभी इस पे अभी काफी कंफ्यूजन इसमें हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी इस पे डायलॉग होंगे, तो इस पे क्या लगता है कि ये मुकम्मल तरीके से पूरा क्लियर नहीं किया गया कि आखिर कौन कौन से लोग इसमें भाग ले सकते हैं, क्या पूरा बायोडाटा लेकर वो पहुंचेंगे, किस तरह से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा? बिल्कुल, अभी तक जब हमने कुछ सर्वे की, हमने स्टूडेंट तबके से भी हमने मिले, हम लोकल लीडर्स से भी मिले, हम अपोजिशन से भी, हम बाकी स्टेक होल्डर से भी मिले, हमने पूछने की कोशिश की इस रिक्वायरमेंट रूल को लेकर, रिक्वायरमेंट पॉलिसी को लेकर। अभी तक कंफ्यूजन है, अभी क्लियर कट इसमें कुछ हमें साफ दिखाई नहीं दे रहा। आशा
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद खालू बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हुसैन खालू हमारे साथ जुड़े हुए थे लद्दाख से, जो बता रहे हैं कि जिस तरह से ये एक अच्छी खबर, राहत भरी हुई खबर युवाओं के लिए निकलकर सामने आई है, लेकिन अब इस पर टिप्पणियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है, क्योंकि मुकम्मल तरीके से पूरी तरह से समझाया नहीं गया है कि कौन कौन से लोग इसमें फॉल कर सकते हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, यानी कागजात लेकर आपको किस तरह से इसमें भाग लेना है, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। तो लद्दाख प्रशासन को चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द पूरी तरह से काम किया जाए और लोगों को बताया जाए कि कौन कौन से लोग इसमें भाग ले सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब गुपकार गैंग को लेकर बात कर लेते हैं। आपको बताते चले कि लगातार गुपकार अलायंस की तरफ से मीटिंगों का दौर शुरू कर दिया गया है, और जिस पर पहले यहां पर संशय बनता हुआ नजर आ रहा था कि आखिर किस तरह से काम पीएजीडी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन श्रीनगर में पीएजीडी की बैठक में कुछ अहम फैसले निकलकर सामने नहीं आए हैं, कुछ भी बयानबाजी नहीं हुई है, और बैठक में चुनावों को लेकर चर्चा किए जाने पर लगातार यहां पर अनुमान लगाया जा रहा था, और पीएजीडी के नेताओं ने फिलहाल जारी यहां पर कोई बयान नहीं किया है, और आने वाले दिनों में एक और बैठक होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि 7 महीने के बाद अगर गुपकार अलायंस एक पटल पर पहुंचा है, तो जाहिर तरीके से कोई भी बयानबाजी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन अब आने वाले समय में एक बार फिर से अगर मीटिंग होती है तो किस तरह से पूरा काम जो है वो होगा, क्योंकि कश्मीर के अंदर मीटिंग होना बहुत बड़ी बात, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर मीटिंग थी और उससे पहले कल शाम को एक पीएजीडी की तरफ से मीटिंग की जाती है, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती के घर पहुंचते हैं, और उसके बाद जब वो मीडिया से रूबरू होते हैं तो कोरोना को लेकर बातचीत करते हुए नजर आते हैं। यानी पूरी तरह से उन्होंने किसी भी बात को साझा नहीं किया है, सारी बातों को छुपाया गया, और आखिर क्या कुछ मीटिंग के अंदर हुआ ये बताने की कोशिश आम जनता को नहीं की गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सनम एजाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनम, जिस तरह से कल भी इसी खबर पर बात हो रही थी कि आखिर पीएजीडी जो है वो मीटिंगों का दौर शुरू कर चुका है, लेकिन शाम होते होते जैसे ही मीटिंग खत्म हुई उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं रखा गया। एक तरफ प्रोटोकॉल तोड़कर महबूबा मुफ्ती के घर पहुंच जाते हैं, उसके बाद मीटिंग होती है, लोगों से कोई बातचीत साझा नहीं की जा सकती है, लेकिन उसके बाद संभावना अब यह जताई जा रही है कि एक और मीटिंग हो सकती है। क्या लगता है कि मीटिंगों का दौर आखिर शुरू क्यों किया गया? कल की बयानबाजी, अब कहें तो बयान आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से बात हुई, फारूक अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट भी दिया, उसमें सवालात को, अगरचे उन्होंने डायरेक्ट कुछ सवालात को गोल करते हुए कोविड के आसपास ही घूमने की बात की, लेकिन एक बात उन्होंने कल जाते जाते इस मीटिंग में कही, शायद मीडिया का या लोगों को उस पर ध्यान नहीं गया, जो तारिगामी ने भी बाद में बताया, उसको साथ में जोड़ा तारिगामी ने, और ये भी बताया कि हमारे दरवाजे खुले रहेंगे। तो उस बयान को शायद किसी ने नहीं लिया। वो बयान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, और उस बयान को हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं नेगोशिएशन की गुंजाइश रखी गई है। नई दिल्ली से बातचीत का जो सिलसिला है और आने वाले दिनों में जो माना जा रहा है, कल से लेकर आज तक ये कहा जा सकता है कि कोई न कोई बातचीत का रास्ता अपनाया जा रहा है। ट्रैक 2 पे साफ जाहिर है, कहीं पे भी किसी भी मुल्क में या किसी भी रियासत में या किसी भी जगह पे कोई इस तरह के मामला हो, वहां ट्रैक 2 पे बातचीत होती रहती है, वो कभी बंद नहीं होती है। तो यहाँ पे भी जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी सेंटर स्टेट रिलेशंस को हमने दूरियां देखी, लेकिन बातचीत ट्रैक 2 पे चलती रही, और अब हमें ट्रैक 1 की बातचीत का इंतजार है। कल जो बताया गया, एक इशारा हिंट दिया गया, बातचीत की हिंट कर दिया गया, और अगरचे पहले फारूक अब्दुल्ला ने इस पे कहीं हल्की आवाज में बता ही दिया, लेकिन उसको साथ में फिर जोड़ा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने, और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने बताया कि बातचीत का सिलसिला जो है, हमारे दरवाजे, उसके लिए उन्हें ये नहीं बताया बातचीत, बल्कि उन्होंने बताया हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। और सनम, जनता को बताना चाहेंगे, व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि किस तरह से दरवाजे खुले रहने की बात उनकी तरफ से कही गई है। देखिए, उन्होंने तारिगामी ने इससे पहले भी इस मीटिंग में भी बताया था कि किसी भी छोटे से छोटे मौके को भी वो जाया नहीं करने देंगे। बातचीत तारिगामी ने भी बताया, क्योंकि जब फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया कि अगर ऐसे हालात रहे तो आप अभी भी संसद में क्या कर रहे हैं, सदन में क्या कर रहे हैं, आपको तो रिजाइन होना चाहिए था, तो उन्होंने कहा रिजाइन नहीं दूंगा, और छोटे साथ में उसको सपोर्ट किया तारिगामी ने। उसने कहा कि कोई भी ऐसा मौका वो नहीं छोड़ेंगे जहां वो बकौल
उनकी भाषा में, उनके बकौल, जहां वो आवाम की, जिससे वो आवाम की खिदमत कर सकें। तो ये एक सीधा सा लेकिन इशारा सनम, एक तरफ आप देखिए कि जब गुपकार अलायंस बनाया गया था डीडीसी के चुनावों के दौरान, उस वक्त उन्होंने कहा था कि आम जनता की भलाई के लिए काम करेंगे, लेकिन आपने देखा कि जैसे ही डीडीसी के चुनाव मुकम्मल तरीके से हो गए, उसके बाद किस तरह से किनारा हर एक मंत्री ने उसमें से कर दिया, हर एक नेता ने उसमें से कर दिया। लेकिन अब एक बार फिर से एक होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि सियासी रोटियां सेकने की कोशिश तो नहीं की जा रही? देखिए, गुपकार अलायंस 5 अगस्त 2019 के साथ ही बना हुआ है। जब वो 2-3 महीने का सिचुएशन बनी, उसके बाद ही गुपकार अलायंस बना है। और डीडीसी इलेक्शंस में तब इन्होंने पार्टिसिपेशन भी किया था और वो यूनाइटेड होकर डीडीसी इलेक्शंस में भी गए थे। कहीं कहीं वो यूनाइट भी हुए, कहीं कहीं ग्राउंड पे वो उतनी उनकी यूनिटी। कल की अचानक जो गुपकार अलायंस की बैठक जो है, ये बड़े आने वाले दिनों की सुधार के हवाले से उसकी तरफ इशारा कर रही है। और जिस तरह कल अचानक फारूक अब्दुल्ला एज डेकोरम कहें हम या एज सीनियर मीटिंग उनके घर पे होनी चाहिए थी, उसके बजाय वो सीधा महबूबा मुफ्ती के घर में मीटिंग करते हैं। और फिर जो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, लेकिन सनम, इस बात पर भी पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है कि ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से पहली बार मौका नहीं था कि महबूबा मुफ्ती के घर का रुख किया हो। इससे पहले भी कई बार वो महबूबा मुफ्ती के घर जा चुके हैं और पहले जितनी भी बैठकें हुई हैं गुपकार अलायंस को लेकर, वो महबूबा मुफ्ती के घर पर ही हुई हैं। लेकिन उस समय और आज के समय में बहुत फर्क था। आज ये बता रहे हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले सिर्फ एक बार हुआ है और वो तब हुआ जब महबूबा मुफ्ती जेल में थी और जेल से बाद उनको रिहाई मिली। तो वो एक तरह से उनके साथ एक हमदर्दी के तौर पे भी वो मीटिंग उसके घर पे बुलाई गई थी। और महबूबा मुफ्ती चूंकि उन्हीं दिनों में जेल से बाहर निकली थी, तब एक बनती थी बात महबूबा मुफ्ती के घर जाना, उनकी वो हाल अहवाल भी जानना। और साफ जाहिर जब कोई जेल सनम, आखिरी सवाल आपसे लूंगी, क्या लगता है कि महबूबा मुफ्ती को शांत करने की कोशिश तो नहीं की जा रही, क्योंकि जिस तरह से वो तंज कसती हुई नजर आ रही है केंद्र सरकार पर? देखिए, इस चीज को बहुत से क्वार्टर्स ले रहे हैं, बहुत से इस पे बात भी करें कि कहीं न कहीं कोई महबूबा मुफ्ती को शांत कराने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि उसके तेवर जो है वो बहुत तेज है। और साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक महबूबा मुफ्ती की जो साख खत्म लगभग हो गई थी पार्टी की, अब दोबारा वो गेन कर रही है, लोगों में उसकी सिंपैथी बढ़ रही है, क्योंकि वो सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स बड़ी और क्राउड पुलर भी है और सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स भी खेलना जानती है। तो वो इस वक्त जिस तरीके से इस इमेज बना रही है, वो शायद नई दिल्ली चाहती है कि महबूबा मुफ्ती को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि यहाँ जो बाकी प्लेयर्स हैं, जिनमें सजाद गनी लोन का नाम भी लिया जाता था, अल्ताफ बुखारी का नाम भी लिया जाता था, उनके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी नाम है और महबूबा मुफ्ती का भी है। यूं दिख रहा था कि महबूबा मुफ्ती को साइडलाइन किया जा चुका है, पीडीपी को साइडलाइन किया जा चुका है। लेकिन अब कुछ क्वार्टर्स ये भी मान रहे हैं कि कल की ये निशस्त, ये मीटिंग वगैरह जो थी, ये ऑन बोर्ड लेने की एक कोशिश है महबूबा मुफ्ती को, ये कुछ क्वार्टर्स बता रहे हैं। यानी कि खिचड़ी जो है वो पकती हुई नजर आ रही है सनम, कहीं ना कहीं। चाहे अपनी जुबान से ये लोग कुछ ना बोले, बयानबाजी ना करें, लेकिन आम जनता बहुत जनार्दन है, समझदार है, वो समझती है। बहुत बहुत धन्यवाद सनम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपको बताते चले कि लगातार जिस तरह से गुपकार अलायंस की बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है, तो अब इस पर अटकलें लगाना शुरू कर दिया गया है। आम लोगों की तरफ से भी जितनी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, हर किसी का यही कहना है कि हर तरह से सवालिया निशान यहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर अभी ये समय क्यों चुना गया और उसके बाद दिल्ली के अंदर बैठकों का शुरू कर दिया गया है दौर, और उसके साथ ही पहले यहां पर गुपकार अलायंस की बैठक होती है। अब देखना यह होगा कि आखिर आने वाले समय में जो बैठक होती है उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। क्या उसमें कोई बयानबाजी होती है या फिर उसमें भी इसी तरह से कोरोना को लेकर बात होगी। आगे बढ़ जाएंगे, कठुआ आपको लिए चलते हैं और आपको याद दिला दे कि कुछ दिन पहले यहां पर खबर चलाई गई थी एक महिला डॉक्टर को लेकर, और अब महिला डॉक्टर दूसरों के लिए किस तरह से मिसाल बनती हुई नजर आ रही हैं। लगातार आप देखिए कि एलजी ऑफिस से ट्वीट की गया है इस महिला डॉक्टर का एक पोस्ट, क्योंकि साफ तस्वीरों में भी आपको दिखाना चाहेंगे। जो 8 महीनों की गर्भवती ये डॉक्टर है महिला, जिनका नाम शिवानी शर्मा है, और इनका यहां पर साहस एक तरफ देखते हुए बन रहा है, क्योंकि उनका साहस
इस लड़ाई में प्रत्येक भारतीय के लिए एक मिसाल साबित हो रहा है। 8 महीने से गर्भवती हैं, लेकिन पीएचसी के अंदर यहां पूरी तरह से काम करती हुई नजर आ रही हैं। सीएचसी लखनपुर में ये तैनात हैं, जहां पर अपनी सेवाएं दे रही हैं और मुकम्मल तरीके से अब वो स्क्रीन पर विजुअल्स प्ले कीजिए, जहां पर पहले वो अपनी सेवाएं दे रही थी और उसके साथ ही आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एलजी ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया, इनकी पूरे काम को सराहा गया है। और कुछ दिन पहले हमारे चैनल की तरफ से ये खबर यहां पर प्रसारित की गई थी और उसके बाद आप देखिए कि एलजी प्रशासन किस तरह से हरकत में आता है और इस महिला डॉक्टर के कार्य को सराहा जाता है। और एक महिला डॉक्टर दूसरे डॉक्टरों के लिए एक मिसाल बनती हुई नजर आई है, क्योंकि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ इस वक्त यहां पर फ्रंट फुट पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर तरीके से अब देखना यह है कि किस तरह से डॉक्टर जो है वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि साफ तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं, पहले की जो तस्वीरें थी वही आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें अहम तस्वीर एलजी ऑफिस से किया गया ट्वीट है। आप देखिए कि किस तरह से ये ट्वीट यहां पर किया गया है, सराहा गया है इनके काम को। और मुकम्मल तरीके से आप ये भी समझिए कि इस वक्त फ्रंट फुट पर काम करने के लिए पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं और उसके साथ ही साथ हमारी नर्सेज हैं, सफाई कर्मचारी हैं, मीडिया कर्मी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं। हर वो शख्स है जो कोरोना के खिलाफ इस वक्त जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरों की मदद करते हुए जो संस्थाएं यहां पर काम कर रही हैं वो भी कोरोना वॉरियर से कम नहीं है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आम लोगों के लिए एक मुहिम छेड़ रखी है, लेकिन इस वक्त बात यहां पर डॉक्टर्स को लेकर हो रही है। ये महिला डॉक्टर यहां पर मिसाल कायम करती हुई नजर आ रही हैं और सीएचसी लखनपुर में ये तैनात हैं, जहां पर कोविड पेशेंट्स के साथ भी मिलना होता है। वैक्सीनेशन सेंटर्स के अंदर लोग वैक्सीनेशन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं, अपना इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं और उसके बाद ये लोग पॉजिटिव भी आ जाते हैं। लेकिन साथ ही आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि इस वक्त हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे जुड़ चुके हैं। सरबजीत, जिस तरह से लगातार इस महिला डॉक्टर को सराहने का काम किया गया है, आज ट्वीट भी किया गया एलजी ऑफिस की तरफ से, क्या कहेंगे? हमारे कोरोना वॉरियर्स जो है वो इस पेंडेमिक के दौरान भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं उनमें से एक जो लखनपुर पीएससी में तैनात यहाँ पर डॉक्टर है, यहाँ पर अपनी सेवाएं जो पिछले लगभग 8 महीने से यहाँ पर वो प्रेगनेंसी के दौरान भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही हैं और उनको खूब सराहा गया है, जिसके बाद आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिस भी उनको सराहा गया है। उनको ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है कि जिस प्रकार से और जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं उनमें से डॉक्टर शिवानी भी एक ऐसी वॉरियर है जो यहाँ पर इतनी मुश्किल हालातों के बीच में होते हुए भी वो यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। यानी ये बहुत ही काबिले तारीफ काम डॉक्टर की तरफ से तो रहता ही है, क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने किया है। सरबजीत बनाए रखेंगे आपको अपने साथ और दूसरी खबर की तरफ लिए चलते हैं। कठुआ से ही दूसरी खबर भी देखने को मिली है, जहां पर बिजली विभाग की तरफ से लगातार छापेमारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, क्योंकि बिजली की चोरी जिस तरह से हो रही है अब उन लोगों पर नकेल कसना शुरू कर दिया गया है। बिजली विभाग ने ये छापेमारी की है और कठुआ के अंदर बिजली विभाग पूरी तरह से हरकत में आ गया है और विभाग ने अब यहाँ 15 कनेक्शन को काट दिया है और 20 भी जब्त कर लिए हैं और बिजली की चोरी जो लोग कर रहे हैं उन पर नकेल कसने का काम शुरू कर दिया गया है। इससे पहले भी यहां पर बिजली के जो कट्स लगाए जा रहे थे, आम तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही थी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसी खबर पर एक बार फिर से सरबजीत से ही बात करेंगे। सरबजीत, जिस तरह से बिजली विभाग अब हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है कि जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं उन्हें इसका खामियाजा कहीं ना कहीं अब भुगतना पड़ रहा है? किस तरह से कार्रवाई की जा रही है बिजली विभाग की तरफ से? जी बिल्कुल, जब से ये गर्मी का मौसम जो है शुरू हुआ है तब से बिजली की समस्या जो है वो लगातार कठुआ शहर में उत्पन्न हो रही है, जिसके बाद कई जगह तो लो पावर सप्लाई हो रही है और कई जगह ऐसा है कि ज्यादा लोड होने की वजह से कई बार ट्रांसफार्मर भी वो जल गए हैं। वहीं आज बिजली विभाग की टीम जो है वो गठन की गई थी, जिसमें कार्रवाई करते हुए आज जो है 15 से करीब जो एसी कनेक्शन थे जो इलीगल तरीके से लगे हुए उनको भी काटा है और कुछ लोग जो इलीगल तरीके से कनेक्शन लेकर अपने हीटर्स जो है वो घर पे चला रहे थे उन कनेक्शन को भी काटते हुए वो हीटर्स को जब्त किया है बिजली विभाग ने। और साफ तौर पर उनका कहना है कि इस तरह के इलीगल कनेक्शन ना लगाएं और अगर किसी ने कोई कनेक्शन लेना भी है, अगर एसी चलाना भी है तो बकायदा उसके लिए जो विभाग की ओर से नॉर्म सेट किए गए हैं उनको फुलफिल किया जाए। विभाग की ओर से जो फीस सेट की गई है उसको भरा जाए और यानी जो बिजली चोरी है उसे कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि बिजली चोरी को रोकने के लिए किस तरह से बिजली विभाग जिला कठुआ के अंदर काम करता हुआ नजर आ रहा है, तो जाहिर तौर पर यह कार्रवाई करना लाजमी था। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको रामबन लिए चलते हैं और रामबन से आपको दिखा देते हैं कि युवा किस तरह से परेशानी के दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि आधुनिक युग में भी बाबा आदम के जमाने के लिए यहाँ जीने को मजबूर हो रहे हैं
ये लोग। और रामबन के संगलदाल ब्लॉक की अगर बात की जाए तो वहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से छात्रों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए यहाँ स्टूडेंट्स जितने भी शिक्षक हैं वो दरबदर होते हुए नजर आ रहे हैं। नेटवर्क की सुविधा नहीं मिल रही है जिसकी वजह से उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ज्यादा तरीके से इस पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तरफ यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर बात हो रही है और दूसरी तरफ आप देखिए कि दूर दराज का जो इलाका है वहां पर युवा किस तरह से परेशानी के दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें दिखा दीजिए जो यहाँ पर युवा लगातार परेशानी के दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे थे। वो अपना मोबाइल फोन भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर यूट्यूब खोलने की कोशिश की जा रही है तो किस तरह से बफरिंग वहां पर हो रही है, लोडिंग वहां पर हो रही है और बिल्कुल भी सिग्नल नहीं होने की वजह से ये लोग यहाँ खामियाजा भुगत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान विभाग पर भी उठता है और प्रशासन पर भी उठता है कि आखिर जिला रामबन के अंदर जो प्रशासन काम कर रहा है वो किस तरह से काम यहां पर करवा रहा है। क्योंकि सवालिया निशान ये है कि कुछ साल पहले यहां पर इंटरनेट का टावर लगाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक महज आप देखिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों को पढ़ाने की भी बात कही गई प्रशासन की तरफ से। लेकिन दूर दराज के इलाके की अगर बात की जाए यहां पर संगलदान ब्लॉक की बात हो रही है। ये सारे युवा संगलदान ब्लॉक के हैं जो अब परेशानी के दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपनी परेशानी भी यहां बयां की है और बताया है कि किस तरह से हालात अब यहां जिला रामबन के अंदर बनते जा रहे हैं। क्योंकि एक सवाल यहां पर यह भी बन रहा है कि आखिर अगर ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई हैं तो किस तरह से काम जो है वो अब जिला रामबन के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि संवाददाता से ही रिपोर्ट लेंगे कि आखिर किस तरह से हालात यहां पर बन रहे हैं और अहम सवाल यहां पर यह है कि क्यों प्रशासन की तरफ से काम नहीं किया गया है। तो आपको यह भी बताते चलें कि लगातार इस पर जानकारी इसलिए आपको साझा करवाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से लोगों को दिक्कतें बहुत झेलनी पड़ रही हैं। क्योंकि ये साफ तस्वीरें आपको संगलदान से दिखाई जा रही है और जाहिर तरीके से युवाओं की तरफ से क्या कुछ यहां पर कहना था, उनका भी साफ यही कहना था कि आखिर अगर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस लगाने की बात कही गई है तो क्यों इस पर काम नहीं हो रहा, ये देखने वाली बात थी। क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि युवाओं को पढ़ाना बहुत जरूरी है, पढ़ेगा युवा तो बढ़ेगा युवा, तो अगर पढ़ेगा ही नहीं युवा तो बढ़ेगा किस तरीके से, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एलजी प्रशासन लगातार शिक्षा नीति यहां पर बना रहे हैं और इस पर अमल भी कर रहे हैं, लेकिन जो दूरदराज का इलाका है वहां पर भी चिन्हित करने की जरूरत है कि आज भी युवा किस तरह से वंचित वहां पर देखे जा रहे हैं। अहम सवाल यहां पर यह है कि एलजी प्रशासन की तरफ से ट्वीट कर 2 सेकंड में हर एक खबर पर निजात जो है वो दिलाई जाती है, लोगों को आह्वान दिया जाता है, लेकिन जो दूरदराज का इलाका है जहां पर मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर वो बच्चे किसे पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि रेडियो और टीवी पर क्लासेस चलाने की बात तो कही गई है, लेकिन अगर स्मार्टफोन ही नहीं है किसी के पास तो वो किस तरह से पढ़ेंगे। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से काफी परेशानियां इन युवाओं को झेलनी पड़ी हैं। ये ब्लॉक है संगलदान और जिला रामबन का, जहां पर प्रशासन को गौर करने की काफी जरूरत थी, ध्यान देने की जरूरत थी कि आखिर अगर युवाओं तक ये यहां मुकम्मल तरीके से सुविधा नहीं पहुंच रही है तो किस तरह से ये सुविधा पहुंचाई जाए, इस पर बात करना, मंथन करना बहुत जरूरी था। और इसी पर आपने देखा कि किस तरह से मोबाइल टावर लगाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक वो टावर लगकर तैयार नहीं हुए। तो यहां सवालिया निशान ये बनता है कि प्रशासन क्या कुछ काम कर रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है। चलिए आप देखते रहिए कार्यक्रम। अगर रखना है तन और मन को खुश